हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे चैनल स्टडी एंड सुमित में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी से क्या मतलब है। सत्ता की साझेदारी से हमारा यहाँ पे मतलब है कि सत्ता का बंटवारा, यानी कि सत्ता यानी शक्तियों का बंटवारा करना, यानी कि सत्ता की साझेदारी। तो इसमें हमें दो स्टोरीज दे रखी हैं, दो देशों की। एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। तो आइए वीडियो चालू करते हैं और इस चैप्टर को हम जल्दी से पढ़ते हैं। तो अगर ये मैंने लिखा है तो ये मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे बेल्जियम की स्टोरी। तो बेल्जियम में ऐसा क्या है, मतलब बेल्जियम की स्टोरी थी क्या, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके गाइस, तो हम जल्दी जल्दी अब चालू करते हैं चैप्टर को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सत्ता की साझेदारी। टॉपिक 1 बेल्जियम। तो बेल्जियम, सबसे पहले एक बात जान लो कि बेल्जियम एक इतना छोटा देश है ना, कि जो हमारा हरियाणा राज्य है ना, हरियाणा उससे भी छोटा है। इसकी आबादी कुछ 1 करोड़ के करीब है, यानी 1 करोड़ के बराबर है लगभग इसकी आबादी है। और 1 करोड़ की आबादी वाला ये देश है, यानी कि हरियाणा से बहुत कम आबादी है इसकी, ठीक है। लगभग आधी आबादी है हरियाणा से इसकी। तो इस देश के कुल आबादी का 59% लोग फ्लैमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। यानी कि जो 59% लोग हैं ना, वो फ्लैमिश इलाके में रहते हैं, ठीक है। तो फ्लैमिश इलाके में रहते हैं, बोलते कौन सी भाषा है? डच भाषा। तो डच भाषा बोलते हैं, फ्लैमिश इलाके में रहते हैं। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। 40% लोग वैलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। कौन से क्षेत्र में? वैलोनिया, ठीक है। और ये बोलते हैं फ्रेंच भाषा। अब जो बच गया 1% लोग, वो जर्मन भाषा बोलते हैं, ठीक है। इस देश की राजधानी ब्रुसेल है। यहाँ 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं तथा 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। यानी कि जो बेल्जियम की जो हम देखेंगे राजधानी, तो राजधानी जो है वहाँ की, वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% डच भाषा। यानी कि जो डच भाषा बोलने वाले अधिक लोग थे पूरे देश में, वो यहाँ कम हैं। और फ्रेंच भाषा जो बहुत कम लोग बोलते थे, 40%, वो यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो फ्रेंच भाषीय लोग अधिक समृद्ध थे और ताकतवर भी थे। जो फ्रेंच भाषीय लोग थे वो, यानी कि ये 40% वाले हैं जो वैलोनिया क्षेत्र में रहते थे। तो अभी हमारा ये 2021 का सेशन चल रहा है। तो इसमें सबसे पहली बात बता दूँ, हमारे 14 CBSE के द्वारा अभी हमारा जो सैम्पल पेपर जारी किया गया, उसके हिसाब से जो हमारा 40 मार्क्स का आएगा वो होंगे MCQ क्वेश्चंस। तो MCQ क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि वैलोनिया में कौन से भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, या फिर फ्लैमिश में कौन से रहते थे, डच भाषा बोलने वाले लोग कहाँ रहते थे, या फिर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कहाँ रहते थे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की परसेंटेज कितनी थी। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इन सब को आप ठीक से समझ लीजिएगा। तो फिर इस देश की राजधानी में 80% लोग फ्रेंच भाषा और 20% डच भाषा बोलते थे, ठीक है। तो फ्रेंच भाषी लोग अधिक समृद्ध थे और ताकतवर, नहीं कि ये कम तो थे लेकिन इनके पास पैसा अधिक था और ये ताकतवर भी थे। यानी कि वो लोग ज़्यादा अधिक हैं, इनके पास पैसा ज़्यादा अधिक है, ठीक है। तो 1950 से 1960 के बीच इनमें सांस्कृतिक विविधता
के कारण उनके बीच तनाव बढ़ने लगा। यानी कि जो 1950 से 1960 यानी 10 साल, इन 10 सालों के अंदर उनके बीच ना समुदायों को लेकर टकराव बढ़ने लगा और ना मतलब विविधता होने लगी, लड़ाई व झगड़े होने लगे। और इन दोनों समुदायों के टकराव का तीखा रूप हमें ब्रुसेल यानी कि जो राजधानी थी वहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, ब्रुसेल नहीं, ब्रुसेलस है, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, ब्रुसेलस। ठीक है, तो अब आगे टॉपिक 2, बेल्जियम की समझदारी। यानी बेल्जियम था हमारा तेज, बेल्जियम के वहाँ के जो लोग थे उनने क्या किया, 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में 4 बार संशोधन कर दिया। मतलब ये कोई बात होती है भाई, देखो उन्होंने 4 बार संशोधित कर दिया। पता है किस लिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को ना बेगानापन महसूस ना हो। मतलब बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, मतलब ऐसे मैं मजाक के बोल रहा हूँ, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इनने अच्छी बात की, नहीं तो ऐसे इनके यहाँ जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे उससे गृह युद्ध की संभावना आ सकती थी, जो कि श्रीलंका में आई थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जल्दी वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, मतलब जल्दी चैप्टर को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं आपके लिए पूरे मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। अगर आप ये नोट्स को अगर आप करना चाहते हैं, आपको ये नोट्स चाहिए, तो आपको मैं इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएंगी, लिंक इंस्टाग्राम आईडी का, आप वहाँ से इसे जाके देख सकते हैं। ओके, तो इंस्टाग्राम आईडी के लिंक पर क्लिक करिए और जाइए और जाके देख लीजिए। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हाँ, तो बेगानापन महसूस ना हो इसलिए अब इनने एक बेल्जियम का मॉडल बनाया, यानी कि एक मॉडल बनाया जिनने ये संशोधन किए थे ना, उसके हिसाब से एक मॉडल बनाया। और वो मॉडल में क्या क्या विशेषताएं थी अब हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज वीडियो अब इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये स्टोरी वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंस्पायरिंग स्टोरी है। मतलब इंस्पायरिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे हमें बहुत सीख मिलती है। ठीक है, तो हम इसको अब आगे पढ़ते हैं। तो उनने क्या किया देखिए, तो उनके मॉडल के हिसाब से केंद्र सरकार में डच भाषा और फ्रेंच भाषीय मंत्री की संख्या समान रहेगी। यानी कि जो केंद्र सरकार होगी है वहाँ पे जो डच भाषा बोलने वाले हैं और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं उनके मंत्रियों की संख्या समान रहने वाली है। कैसे रहने वाली है, समान। ठीक है, और राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगी। यानी कि जो राज्य सरकार होती है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगी। ठीक है, जिसकी अभी हमारे देश की बात कर लो तो फिर ना राज्य सरकार में कौन है, यानी केंद्र सरकार में कौन है। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली की बोलूँ तो अभी राज्य सरकार में केजरीवाल है और ना केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो फिर हम उसी हिसाब से देख सकते हैं। तो फिर यानी कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जैसा होता है कि यहाँ पे जो राज्य सरकार होती है उनके ऊपर केंद्र सरकार का वो होता है, यानी वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। पर यहाँ राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। ठीक है, और ब्रुसेलस में अलग सरकार है, यानी कि जो उनकी राजधानी है वहाँ उनकी अलग ही सरकार है। ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ वो एक राज्य है, मान लो ब्रुसेलस वहाँ का है। ठीक है, राज्य ही है, राजधानी है वैसे तो राजधानी है। तो यहाँ पे क्या है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी, तो ब्रुसेलस का अलग ही सरकार होगी। सिंपल है, क्योंकि वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, यानी ब्रुसेलस में भी दोनों समुदाय के ना समान प्रतिनिधि हैं। ठीक है, अब केंद्र तथा राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक और स्तर की सरकार है, यानी कि सामुदायिक सरकार। ठीक है, सामुदायिक सरकार। अब ये क्या होता है, तो भाई ये सामुदायिक सरकार सिंपल सा समझ लो आप, इसे एक ही भाषा बोलने वाले लोग चुनेंगे, चाहे वो कहीं भी रहते हो, एक ही भाषा बोलने वाले लोग चुनेंगे। ठीक है, जैसे फ्रेंच भाषा बोलने वाले अपने लिए अलग सामुदायिक सरकार बनाएंगे और डच भाषा वाले अलग बनाएंगे। ठीक है, और इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा तथा भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि ये पता है जो हमारी यहाँ पे दी गई है सामुदायिक सरकार, इसके काम क्या होते हैं, ये ना सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मामले होते हैं ना, इन पर फैसला लेती है। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाया, ये बेल्जियम के मॉडल से नहीं है, बस ये आपकी नॉलेज के लिए, जब अनेक यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ बनाया था ना,
तो ना बनाने का फैसला किया था, तो उनने ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना था, यानी कि मुख्यालय जो चुना था कि जहाँ पे उनकी मीटिंग्स वगैरह वो लोग रखते हैं, वो ब्रुसेल्स को चुना था। ठीक है, तो अब आ गया हमारा श्रीलंका। तो श्रीलंका, अभी श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका की स्टोरी पहले से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो श्रीलंका क्या है, इसकी आबादी 2 करोड़ है, यानी कि हरियाणा के बराबर। इसकी आबादी 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी जातीय समूह की जटिलता। तो जातीय समूह में इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले है सिन्हली, यानी कि जो बौद्ध हैं वो 74%, यानी कि 74%। और फिर है तमिल, यानी जो 18% है, वो उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं, और इसमें हिंदू और एवं मुस्लिम आते हैं। ठीक है, हिंदू एवं मुस्लिम आते हैं, और इसके दो पार्ट में डिवाइडेड होता है ये श्रीलंकाई तमिल और हिंदुस्तानी तमिल। श्रीलंकाई तमिल वो है जो वहाँ के ऑफिशियल तमिल से जो वहाँ पहले से रहते हैं, और हिंदुस्तानी तमिल वो जो ना बागानों में काम करवाने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा इंडिया से ले जाए गए थे, उनकी संतान है। ठीक है, ये लोग जो 5% है, और श्रीलंकाई तमिल 13%, और ईसाई जो हैं हमारे वो 7% से। ठीक है, ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक नंबर 5, श्रीलंका का गृह युद्ध। यानी कि भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमसे बोला था कि श्रीलंका की तरह गृह युद्ध हो सकता था बेल्जियम में, यानी कि श्रीलंका में एक गृह युद्ध हुआ था। और वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सब हम अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आ गया सिन्हली समुदायों की प्रभुत्ता कायम करने के लिए, यानी सिन्हली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति की तहत कई कदम उठाए। यानी कि जो सिन्हली लोग थे वो बोल रहे हैं भाई हम ताकतवर हैं, हम ज़्यादा लोग हैं, हम लोग इन लोगों पे राज करेंगे, हम लोगों को ना इन लोगों पे राज करना है। ठीक है, तो अब उनने क्या किया, तो उनने क्या किया, बहुत तेज चल रहे थे बहुत ज़्यादा। तो उनने पता है क्या किया, वो लोग तेज समझ रहे थे अपने आप को, तो उनने कुछ कदम उठाए। क्या कदम थे हम देखते हैं। तो 1956 में सिन्हली को एक मात्र राजभाषा घोषित कर दी। मतलब उन लोगों ने क्या बोला कि भाई सिन्हली जो भाषा है ना हमारी सिन्हली, वो है ना भाई साहब अब ना बहुत हो गया, अब ये राजभाषा घोषित कर दी गई है। ठीक है, वो भी एकमात्र राजभाषा। ठीक है, अब जो आ गया हमारा, फिर अगला उन्होंने क्या कदम उठाए भाई, विश्वविद्यालय यानी कि जो कॉलेज होते हैं, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिन्हलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। भाई साहब उन लोगों ने बोला कि हम तो पहले ना अपने सिन्हली जो लोग हैं उन लोगों को ना विश्वविद्यालयों में लेंगे, या फिर सरकारी नौकरियों में उनको लेंगे पहले, बाद में जगह बच गई तो तमिल वगैरह ईसाई वगैरह को देख लेंगे जो 7% ईसाई हैं हमारे। ठीक है, तो अब भाई, और फिर उनने ना इन सरकार नए संविधान में यह भी प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। यानी बौद्ध मत कौन थे, सिन्हली, यानी कि उन लोगों ने क्या कर दिया, संविधान में एक नया जोड़ दिया कि जो सरकार है वो ना बौद्ध मत यानी कि सिन्हलियों को बढ़ावा देगी और उनको संरक्षण भी देगी। भाई बहुत तेज चल रहे थे ये लोग हैं, तो समझ जाओ इतना कि अपने आप को तेज समझते थे। लेकिन भाई अब किसी को भी हक छीनोगे, मान लो तुम कुछ खा रहे थे, तुम्हारा कोई दोस्त मान लो पुराना दोस्त है, आया तुमसे छीन लिया, तुम्हें गुस्सा तो आएगा ना, तो तुम क्या करोगे, उससे छीनने की कोशिश करोगे, नहीं देगा तो उसके 1-2 लगा भी दोगे। हाँ भाई, वो अगर अच्छे दोस्त तो नहीं लगाओगे, मैं नहीं जानता, पर हम लोग तो ऐसे ही लगा देते हैं 1-2। ठीक है, तो फिर हम लोग ये करते हैं। तो इन लोगों ने भी यही किया भाई, ये लोग इनका अधिकार छीन रहे थे, इनका खाना छीन रहे थे, मतलब खाना नहीं छीन रहे थे, अधिकार छीन रहे थे, तो अधिकार छीन रहे थे ना। तो फिर इन लोगों ने क्या बोला कि भाई हमें अपना अधिकार चाहिए। तो इन सरकारी फैसलों से जो तमिल जनता थी वो नाराज़ हो गई, बोल रहे हमें तो भाई अपना अधिकार चाहिए, इन लोगों ने हमारे साथ गलत कर दिया, हमारी चीज़ छीन ली इनने। तो तमिल लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, क्योंकि उन्हें लगता था कि सरकार और राजनीतिक पार्टी तमिल के खिलाफ है, और ऐसा था भी कुछ हद तक। ठीक है, तो फिर ऐसा था भी कुछ हद तक।
तो फिर अब देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर यहाँ पे तमिल भाषीय लोगों की मांग क्या थी, अब हमें वो पढ़नी है कि उन लोगों ने क्या क्या मांगा। तो सबसे पहले उन्होंने मांगा भाई तमिल को राजभाषा बना दो, ठीक है, राजभाषा बना दो तमिल को, और शिक्षा और रोजमर्रा में समान अवसर दो। ये नहीं बोलो उन लोगों, वो लोग भाई भाईचारा चलाने वाले थे, वो लोग बोल रहे हैं भाई सिर्फ हमें मत दो, तुम भी लो, समान अवसर दो दोनों के, ठीक है। और तमिल ने अपना एक उग्र संगठन बनाया जिसको नाम दिया लिट्टे। लिट्टे मतलब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म। क्या था? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म। इसको याद कर लेना, ये पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे। तो दोनों समुदायों के बीच फिर टकराव हुआ, क्योंकि ये वो जो थे ना, ये संधली लोग, ये बोल के रहे हैं हम तो कुछ ही नहीं देंगे, बोल क्या कर लेगा, हैं मैं नहीं दे रहा, अकड़ रहे थे बहुत। तो इन लोगों ने भी वो भाई गुस्सा आ गया, बोल रहे हैं आजा कर ले दो हाथ, मैं तो लेके रहूँगा भाई अब। तो फिर अब दोनों में टकराव हुआ और फिर गृह युद्ध छिड़ गया, दोनों एक दूसरे को मारने लग गए, पीटने लग गए, ठीक है। तो भाई इससे हमें क्या समझ आता है कि जो बेल्जियम वाले थे वो थे समझदार और श्रीलंका वाले बेवकूफ़। तो भाई यानी कि सत्ता की साझेदारी की यहाँ बेल्जियम वालों ने, ठीक है। और जो हमारे श्रीलंका वाले थे वो सत्ता की साझेदारी सिन्हली लोग करना नहीं चाहते थे, जबकि तमिल लोग करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो अब हमारे एक सवाल है जो कि पेपर में पूछा भी जाता है कि भाई सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो इसके दो तर्क हैं, एक युक्तिपरक तर्क और एक नैतिक तर्क। तो सबसे पहले युक्तिपरक तर्क होता क्या है ये हमें देखना है। तो हानि या लाभ के परिणाम पर आधारित होगा जो। अब भाई हानि और लाभ के परिणाम पे कैसे आधारित हो सकता है, अभी बताऊंगा, तो तुम वो देख। और उसका नैतिक तर्क, नैतिक तर्क का क्या मतलब होता है? नैतिकता या अंतर्भूत महत्व पर आधारित होगा, जो नैतिकता या फिर अंतर्भूत महत्व पे आधारित होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं युक्तिपरक तर्क है क्या। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, यानी कि वो जो हुआ है ना यहाँ पे श्रीलंका में, भाषण हो गई, दोनों एक दूसरे को मारने लग गए, वो चीज़ें कम हो जाती है, ठीक है। और यानी कि बेल्जियम जैसी हो जाती है, वहाँ पे नहीं होती ना, उन लोगों ने लड़ना छोड़ दिया। राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए अच्छा, राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है, ये निस्थायित्व के लिए अच्छा है राजनीतिक व्यवस्था के, यानी ये लाभ और हानि के बोल रहे हैं ना कि वो बच जाएगा तो लाभ होगा, ये अच्छा हो रहा है तो लाभ होगा, समझ गए। अब नैतिकता या फिर महत्व अंतर्भूत महत्व पर आधारित है, इसलिए यानी कि नैतिक तर्क। वो देखते हैं क्या है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। भाई साहब ये बात तो पक्का है, सत्ता की साझेदारी है तो लोकतंत्र है, नहीं तो फिर वही होगा जो यहाँ श्रीलंका में हो गया, अभी भसड़ हो जाएगी, ठीक है। लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहे, ठीक है। यानी कि लोगों की भागीदारी आवश्यक है, आवश्यक तो है भाई, क्योंकि लोगों की भागीदारी नहीं होगी तो क्या होगा, नहीं भाई लोगों से ही तो चलता है लोकतंत्र। लोकतंत्र से मतलब क्या है, जो लोगों से चले, लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोगों को अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहें, यानी जो लोग हैं वो अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहे हैं। हम कैसे जुड़े रहते हैं, हम वोट देते हैं, सरकार को जाते हैं, वही सब है, ठीक है। लोग को अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए, प्रशासन की शासन किस प्रकार हो, ठीक है। तो ये नैतिक तर्क है। तो ये हमारे तर्क हैं, आपको ये पूरा रटना नहीं है, आपको माइंड में फिट कर लेना है, ठीक है। माइंड फिट करने वाली बात ही नहीं है इसमें, तो ये तो याद हो जाएंगी यूं ही, ठीक है। जैसे कि विभिन्न सामाजिक समूह, भाई जब वहाँ पे यहाँ सत्ता की साझेदारी हो गई, दोनों भाई को इक्वल बट गया है, तब वो दोनों लड़ेंगे क्यों, यानी कि सीधा सिंपल है, टकराव कम हो जाएगा।
और ये राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छा ही है। तो सबको पता है भाई, जब लड़ाई वगैरह झगड़े वगैरह नहीं हो रहे तो फिर अच्छा ही है। और लोक सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, हैं, ठीक है, ये बात आपको याद करनी होगी। और लोकतंत्र में भागीदारी, ये सब ये भी आपको याद करना होगा। ये पेपर, इसमें ये वाला क्वेश्चन आ सकता है गाइज, ये वाला, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा। अब आगे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और सत्ता के साझेदारी के रूप, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ।